हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय ऑल डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में 18 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को लिया गया है और मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी के यहाँ पर प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चन को मैं आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ, जो कि आपको डेली शाम को 7 बजे यह क्लास मिलती है। और इसमें हम लोग 2021 में जो पेपर हुए थे एसएससी जीडी के, उनके सभी प्रश्नों को शिफ्ट वाइज सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज की यह जो वीडियो है ये 18 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट के यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत ज्ञात करो। देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर हमें ऐसे ही देख करके आंसर लिखना है तो हम फटाफट से लगा देंगे कि 46 ही होगा। क्यों, इसके पीछे लॉजिक समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर 3 क्रमागत विषम संख्याएं मैं लिख देता हूँ, 1, 3 और 5। ठीक है, अगर मुझसे इनका औसत पूछा जाए तो औसत क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या। 5, 3, 8, 1, 9 और 9 बटे 3 कितना होगा? 3 त्रिक का 9 होगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर पता है मुझे कि ये क्रमागत संख्याएं हैं तो इनके औसत का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? पहला नंबर और अंतिम नंबर बटे में 2, यानी पहले नंबर और अंतिम नंबर को जोड़ें, 5 1 6 बटे 2 कर दें तो कितना आ जाएगा? 2 3 6, यानी 3 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका जो टोटल औसत है और इनकी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत है, दोनों समान है। इसका मतलब यहाँ पर चाहे 3 संख्याएं हों, चाहे 5 संख्याएं हों, चाहे 10 हों, चाहे 20 हों, अगर सभी संख्याओं का औसत 46 है और संख्याएं क्रमागत हैं, तो फिर सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा? वही होगा, सेम टू सेम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का योगफल 342 है, उनका मासा 19 है। अब देखिए, अगर मासा 19 है तो संख्या ले लेते हैं कि 19x होगी और दूसरी संख्या 19y होगी, और दोनों का योगफल यानी 19x प्लस 19y बराबर क्या है? 342 है। इनका योगफल 342 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? 19 को यहाँ पर कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस वाई। ठीक है, और 19 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा? 342। 19 से विभाजित करेंगे, 19 से कम 19, 19 अट्ठे 72, 18 आ जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा? 18। अब हमें x और y के ऐसे ऐसे जोड़े प्राप्त करने हैं, यानी ज्ञात करने हैं जिनका योग 18 हो, लेकिन वह x और y कैसी संख्या हो? आपस में सह अभाज्य संख्याएं हों। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए और उनका योग 18 होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से जोड़े हैं? एक संख्या तो 1 और 17 ही है, दोनों सह अभाज्य हैं और इनका योग 18 है। और दूसरा जोड़ा देखिए, यहाँ पर सम संख्या नहीं हो सकता है। अगर 2 और 16 को ले लेते हैं तो 2 और 16 में 2 कॉमन हो जाएगा, इसका मतलब यह सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिनका मासा जो है वह 1 से अधिक ना हो, यानी 1 ही हो, इसके अलावा कुछ भी ना हो। ठीक है, तो अगला जो जोड़ा है वो कौन सा होगा? 3 और 15 नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 से 15 विभाजित हो जाता है। ठीक है, और 5 और 13 अगला जोड़ा बनेगा 5 और 13 का, यह भी सह अभाज्य संख्याएं हैं। और इसके बाद 7 और 11, 7 प्लस 11, ये भी जोड़ करके 18 आ जाएगा और सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसके बाद 9 और 9 हो नहीं सकता है, और उसके बाद फिर से ये संख्याएं रिपीट होंगी। 9 के बाद 11 7, 13 5 और 17 1। तो यहाँ पर कितने ऐसे जोड़े हैं? केवल और केवल 3 ऐसे जोड़े, 3 ऐसे युग्म बनाए जा सकते हैं। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? तो केवल 3 युग्म बनाए जा सकते हैं, यानी x और y की वैल्यू 1 और 17 हो सकती है, 5 और 13 हो सकती है, 7 और 11 हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम सह अभाज्य संख्याएं ही एकमात्र क्यों लेंगे? हम यहाँ पर 2 और 16 को क्यों नहीं ले सकते हैं? 2 प्लस 16 ये भी तो 18 होता है, तो x की वैल्यू अगर 2 ले लें और y की वैल्यू 16 ले लें तब भी काम चल जाना चाहिए। लेकिन अगर हम x की वैल्यू 2 लेंगे और यहाँ पर 19 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19 गुणे 2 आ जाएगा, और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 19 गुणे 16 आ जाएगी। लेकिन अब अगर हम इनका HCF निकाले दोस्त तो कितना आएगा? 38 आ जाएगा। लेकिन HCF होना कितना चाहिए? उन संख्याओं का HCF केवल और केवल 19 ही होना चाहिए। इसीलिए यही रीज़न है
कि हमें यहाँ पर वही संख्या लेनी है जो सह अभाज्य संख्याएं हों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक वस्तु को 242.5 जीरो में बेचने पर 3% की हानि होती है। वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या करेंगे? 242.5 3% की हानि होती है ना, तो बटे 97, और 13% का लाभ चाहिए तो गुणे 113 हो जाएगा। 97 से 242.5 को भाग कर देंगे तो भाग करके देख लेते हैं कितना आएगा। 242.5 9 दूनी 18, 2 सत्ते 14, 2 ने 18 19, कितना बचेगा यहाँ पे 8, और इधर कितना बचेगा 9 4 13 48, और यहाँ पर 5 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। 5 से ये पूरी विभाजित हो जाएगा। 5 सत्ते 35, 5 ने 45 और 3 48। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 97 से काट देंगे, आ जाएगा 2.5 गुणे 113। 2.5 से गुणा करा देंगे इसको तो 25 या 75, हासिल लगे 7, 25 कम 25 और 7 32 के 2, हासिल लगा 3, 25 कम 25 3 28, तो कितना आ जाएगा 282.5, और यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 1/4 हिस्सा 25% के लाभ पर और शेष स्टॉक को 19% के लाभ पर बेचा। 1/4 हिस्सा, टोटल स्टॉक मान लेते हैं 400 का है। ठीक है, अब यहाँ पर 1/4 हिस्सा इसका कितना होगा 100, और शेष हिस्सा कितना बचा होगा 300। 100 हिस्से को कितने लाभ पर बेचा 25%, तो 100 में 25% यानी 25 का लाभ मिलेगा, और 19% के लाभ पर बाकी शेष हिस्से को बेचा। इसका 25% कितना था, इसका जो 25% था वो 25 था, और 300 का 19% कितना होगा 57 हो जाएगा। इसे 57 के लाभ पर बेचा। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो यहाँ पर टोटल इसने कितना लाभ कमाया 7 5 12 का 2, हासिल 1 6 2 8 82 लाभ कमाया। कितने में से 400 में से, बटे 400 गुणे 100, 0 0 कैंसिल कर देंगे, 4 से इसे काट देंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 20.5% यहाँ पर उसका टोटल लाभ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक्स की एक धनराशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:5 है। ए बी और सी, ए और बी का अनुपात 3:5 है, बी और सी का अनुपात 4:7 है, बी और सी के हिस्सों के बीच का अंतर 1455 है, तो एक्स का मान ज्ञात करो। एक्स टोटल धनराशि है। देखिए, सबसे पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम देखिए यहाँ पर कैसे ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं। यहाँ पर 3:5 है, इसी 5 को इधर आगे बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर 4:7 है, इस 4 को यहाँ पर आगे बढ़ा देते हैं, और फिर इनका गुणा कर लेते हैं। 5 सत्ते 35, 5 चौको 20, और 4 तियां 12, तो अनुपात कितना आ जाएगा 12:20:35। कहा जा रहा है कि बी और सी के हिस्सों के बीच का अंतर 1455 है। बी और सी का हिस्सा ये है, और इनके बीच का अंतर कितना है 15 यूनिट बराबर है 1455, तो 15 से भाग करेंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 नैया 135, और 10 15 सत्ते 105। ठीक है, 97 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर 97 आ जाएगा, और यहाँ पर टोटल ये वैल्यू x के बराबर है, तो टोटल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 और 5, 5 2 7, 3 2 5 1 6, कितना आएगा 67 गुणे में 97। ठीक है, इनका गुणा करा लेंगे तो 7 7 49, इकाई के अंक में क्या आएगा 9, और इकाई का अंक 9 वाला एक ही ऑप्शन है, तो बस यही हमारा क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5/6 ये लिखा हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिख लेते 5/6 लिखा हुआ है, तो इनका गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, प्लस यहाँ पर 3 गुणे 7, लेकिन 3 का गुणा 7 से पहले नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पहले भाग सॉल्व करना है। 3 गुणे 7, और ये भाग लगा हुआ है तो इसे लिख देते बटे में, 7 के बटे में 5 तियां 15, 3 से काट देंगे, 3 पची 15, कितना आ जाएगा 7/5, और 12 प्लस 7/5 आ जाएगा। देखिए 5/12 प्लस 7/5, ये किसके बराबर होगा 5/12 पंचे 60, और 7 67
67/5 हो जाएगा। गुणा लगा देंगे और यहाँ पर संख्या पलट देंगे, 5 × 5/67 कितना आ जाएगा 25/67। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 8% और 28% अधिक है। मान लीजिए तीसरी संख्या 100 है तो एक संख्या 8% अधिक है यानी 108 है और दूसरी संख्या 28% अधिक है यानी 128 है। उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, इनका अनुपात हमें बताना है। 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, अनुपात कितना आ गया 27:32। बस यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए कार्यालय को जाता है और 2 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। यदि उसे आने और जाने में 6 घंटे लगते हैं तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है। देखिए स्पीड जो दिया गया है वो कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 और 2। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा। अब टाइम का रेशियो क्या होता है, स्पीड का अपोजिट होता है, तो टाइम यहाँ पर अगर 2 लग रहा होगा तो यहाँ पर कितना लगेगा 4 लगेगा। बस इसे पलट देंगे, स्पीड के अनुपात को पलट देंगे तो टाइम का अनुपात आ जाएगा। और आने और जाने में टोटल टाइम कितना लगेगा, 4 और 2 6 यूनिट। 6 यूनिट बराबर किसके है, 6 घंटे के बराबर है। तो उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी बतानी, अगर 6 यूनिट बराबर 6 घंटे तो 2 यूनिट बराबर कितने घंटे के है, 2 घंटे के। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटे चलता है और अपने कार्यालय पहुंच जाता है तो दूरी कितनी है, 4 × 2, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है दोस्त, स्पीड इंटू टाइम होता है। और यहाँ से दूरी निकल आएगी 4 दूनी 8 किलोमीटर। बस यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 यूनिट बराबर 4 घंटे लिख लें तब भी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 8 किलोमीटर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 17,925 और 7 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 21,825 है। तो यहाँ से 3 वर्षों का मिश्र धन ये दिया गया, 7 वर्षों का यह साधारण ब्याज है, प्रत्येक वर्ष समान बढ़ेगा। तो 4 वर्षों का जो ब्याज होगा, 4 वर्षों का ब्याज कितना निकल करके आ जाएगा, इस 21,825 में से माइनस कर देंगे 17,925। 4 साल में जो रुपए बढ़े हैं वो क्या होगा, 4 साल का ब्याज ही तो होगा। अब इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 009 और यहाँ पे 10 में से 7 गया कितना, 3, 3900 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज देखें तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 4 ने 36, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 975 1 वर्ष का ब्याज होगा। ठीक है, अगर हमें मूलधन प्राप्त करना है तो 3 वर्ष का ब्याज निकाल करके 3 वर्ष के मिश्र धन में माइनस कर दें तो 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, इसे 3 से गुणा कर देते हैं, 3 पची 15, 3 सत्ते 21, 1 22, 3 9 27, तो 29 कितना आ जाएगा, 2925 आ जाएगा। और इसे 17,925 में माइनस कर देंगे तो मूलधन निकल करके आ जाएगा, यानी पी निकल करके आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना होगा, 17,925 और माइनस के 2925, तो मूलधन यहाँ से कितना निकल करके आ जाएगा, 00051। 15,000 मूलधन है। ठीक है, अब अगर 15,000 मूलधन है और 1 वर्ष में 975 का ब्याज मिल रहा है तो ब्याज की दर क्या है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालनी है। और ब्याज की दर क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 975 बटे 15,000 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 15 से काटेंगे, 15 दहम 150, 15 छाके 90, 15 पच्चीस 75, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 6.5 होगा। आर बराबर कितना आ जाएगा, 6.5। कहा जा रहा है कि 18,500 रुपये की राशि को दोगुनी ब्याज दर से, यहाँ पर रेट कितना है 6.5, तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा, 13% हो जाएगा। दोगुनी ब्याज दर से 13% से 4 सही 2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा, तो 4 सही 2/5 यानी 5 को 20, 2 22 बटे में कितना बचेगा, 5। साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा बताना है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 से काट देंगे, 5 तियाँ 15,
और 5 सत्ते 35, 37 गुणे 13 गुणे 22 कितना आ जाएगा 13 सत्ते 91, हासिल लगे 9। अच्छा यहाँ से इकाई का अंक देख लेते हैं, 7 त्रिक 21 और 21 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 ही आएगा इकाई का अंक, और यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जिसमें इकाई का अंक 2 है और यही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कितना आ जाएगा 10,582 आ जाएगा इसे सॉल्व करने पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में ड्रिल करके एक शंक्वाकार छिद्र किया जाता है। शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास बेलन की ऊंचाई और आधार के व्यास के बराबर है। शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या है, ऊंचाई है h 6 सेंटीमीटर और आधार का व्यास कितना है 16 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लेते हैं चित्र से कि यह एक बेलन है। ठीक है, इसकी ये जो त्रिज्या है r ये मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है यह 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कहा जा रहा है इसमें एक ड्रिल मशीन से छेद किया जा रहा है। मान लीजिए ऊपर से यहाँ पे ड्रिल मशीन लगाई जाए और छेद किया जाए तो शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास बेलन की ऊंचाई और आधार के व्यास के बराबर है। यानी कि अगर हम शंकु की ऊंचाई देखें तो क्या होगी, यहाँ से छेद होगा और एक शंकु का निर्माण होगा, तो शंकु की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, इस तरह से छेद हो जाएगा इसमें। शंकु की ये ऊंचाई किसके बराबर है, इस बेलन के ऊंचाई के बराबर है, यानी 6 ही है। और जो आधार का व्यास है, यह जो आधार है शंकु का, इसका व्यास कितना है, इसी के बराबर है, यानी इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी 8 होगी। तो त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में बराबर है। अब हमें निकालना क्या है, शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब बताइए यहाँ पर तो छेद हो चुका है इस जगह पर, तो यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं। अब जो दीवारें बची हैं उनका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो एक इधर जैसे आपका ग्लास होता है, ठीक है, या कोई कीप होती है, कीप जिस तरह से होती है, लेकिन कीप में क्या, अगर आप एक ग्लास में एक कीप को डाल दें, जैसे एक ग्लास हो और उस ग्लास में आप एक कीप को इस तरह से अंदर डाल दें, उस तरह से यहाँ पर आकृति बन जाएगी। तो ग्लास में क्या रहेगा, यह वक्र पृष्ठ रहेगा ग्लास का, ठीक है, और नीचे वाला तल रहेगा। तो सबसे पहले हमें इनका क्षेत्रफल निकालना है, जो नीचे वाला तल रहेगा और यह वाला भाग रहेगा ग्लास का। ठीक है, इसी तरह से यह बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ और एक तल का क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r इंटू h, यह है बेलन का वक्र पृष्ठ, प्लस एक तल का क्षेत्रफल, ये जो नीचे ये तली आपको दिख रही है, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। और ये जो तली है ये कैसी है, एक गोलाकार तली है, ऐसी तली होगी। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ठीक है, प्लस और क्या बचा, यह एक शंकु है और इस शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि इसके तल में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r इंटू एल। अब देखिए यह जो शंकु है इसका ये आधार कितना है 8 है और ऊंचाई कितनी है 6 है। तो यह जो होगा, यह तिर्यक ऊंचाई यानी एल जो होगा यह कितनी होगी 10 हो जाएगी। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, ये 6 है, ये 6 है, ये 8 है, तो यह कितनी होगी 10 हो जाएगी। यानी एल बराबर कितना आ जाएगा, एल बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान रख देते हैं, पाई में हमें वैल्यू निकालनी है तो पाई को कर लेंगे कॉमन और बचेगा यहाँ पर कितना 2r इंटू एच, तो 2 गुणे r कितना है 8 और ऊंचाई कितनी है 6, प्लस पाई बाहर हो गया है r स्क्वायर, तो कितना होगा 8 अट्ठे 64 होगा यहाँ पर, और प्लस पाई बाहर है r इंटू एल, r कितना है 8 और l कितना है 10, तो 8 दामा 80, 8 छंग 48 या 8 दूनी 16, 16 छके 96 प्लस 64 प्लस 80, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर पाई है कितना आ जाएगा 240 पाई आ जाएगा। देखिए 6 4 10 का 0 हासिल लगाए, 9 9 18 और 8 24 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 10 9 7 16 और 16 8 24। ठीक है, तो 240 पाई यहाँ पर हो जाएगा, जो इनका टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा और यही क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें सबसे पहले इस बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के एक तल का क्षेत्रफल प्लस इस शंकु का क्षेत्रफल निकालना है वक्रपृष्ठीय, तब जा करके हमारा जो यहाँ पर पूछा जा रहा है शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है वह निकल करके आ जाएगा। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप एक ग्लास के अंदर एक कीप को डालें तो और फिर वो जो कीप है उसका क्षेत्रफल निकालें जो अंदर ग्लास के पड़ा हुआ है और पूरे ग्लास का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है, उसी के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2800 मूल्य वाले जूतों की एक जोड़ी पर एक जूता कंपनी 25% और 42% की दो क्रमिक छूटें देती है। जूतों की जोड़ी का अंतिम विक्रय मूल्य कितना, जूतों की जोड़ी का अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा। 2800 रुपये की एक जोड़ी है और इसमें 25% की छूट दी जा रही है। 25 का मतलब 1/4 और 4 में से 1 की छूट दी जा रही है तो 3/4 में बेचा जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से यह 42% है और 42% का मतलब होता है 21/50 और 50 में से 21 की छूट दी जा रही है यानी 29 में बेचा जा रहा है, 29/50 में बेचा जा रहा है। अंतिम मूल्य क्या होगा, बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, यहाँ पर 700 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 7 त्रिका 21 और 5 से काट लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 तियाँ 42, 42 गुणे में 29। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है जिनके इकाई का अंक 8 और 8 है तो इसे गुणा कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 चौको 36, 1 37, 42 दूनी 84, कितना आ जाएगा 8, 7 4 11 का 1 हासिल लगाया, 9 3 12, कितना आएगा 1218 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। P किसी कार्य के 1/3 भाग को 6 दिनों में पूरा करता है। कार्य मान लीजिए x है और उसके 1/3 काम को 6 दिनों में पूरा कर रहा है तो टोटल x काम कितने दिनों में पूरा करेगा, इसे 3 से गुणा कर देंगे तो कितना दिन आ जाएगा, 18 दिन, 18 दिन, ठीक है। तो P कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा, 18 दिन में। Q उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 1/4 भाग को 9 दिन में, तो पूरा कार्य कितने दिन में, 36 दिन में। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं और उन्हें कुल मिलाकर के 210 रुपये का अग्रिम भुगतान किया जाता है तो Q को कितने रुपए मिलेंगे। देखिए जिसकी क्षमता जितनी ज़्यादा होगी यानी 1 घंटे में जो जितना या 1 दिन में जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसे उतने ही ज़्यादा रुपए मिलेंगे, उसी रेशियो में रुपए मिलेंगे। जिसकी क्षमता जिस रेशियो में होगी, एफिशिएंसी जिस रेशियो में होगी, उसी रेशियो में उसे पैसे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले काम मान लेते हैं कितना है, 36, इनका एलसीएम 18 दूनी 36 यानी P की क्षमता है 1 दिन में 2 काम करने की और Q की क्षमता है 1 दिन में 1 काम करने की, तो इसी रेशियो में इन्हें पैसे भी दिए जाएंगे। अब पैसे टोटल कितने दिए जा रहे हैं, 210, तो 210 बटे दोनों की क्षमता मिला करके कितनी है, 3 है। Q को कितने मिलेंगे, Q की क्षमता कितनी है, 1 है, 1 से गुणा कर देंगे, 3 सत्ते 21 कितना आ जाएगा, 70 रुपये आ जाएगा और यही ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 3 संख्याओं का औसत 180 है यानी a + b + c बटे 3, औसत कितना है 180 है तो योग कितना होगा, 18 3 54 यानी 540 होगा। पहली संख्या के तीसरी संख्या यानी यहाँ पर दिया जा रहा है c जो है वो पहली संख्या यानी a के 1/3 से 10 अधिक है, दूसरी संख्या से 5 कम है, c b से 5 कम है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, c a का मान रख देंगे और b का मान रख देंगे और हमें c का मान निकालना है। तो a बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से पहले वाले से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 को इधर भेजेंगे तो c - 10 और यहाँ पर गुणे में कितना आ जाएगा, 3 बराबर a होगा। और b की वैल्यू निकालें तो c + 5 बराबर कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। तो a की जगह पर यहाँ पर मान रख देंगे इतना, ये 3 गुणे c - 10 तो कितना हो जाएगा, 3c - 30 और b की जगह पर रख देंगे प्लस c + 5 और प्लस ये c लिखा हुआ है बराबर कितना है, 540 के है, ठीक है। तो 1 3 1 4 1 5, 5c इधर हो जाएगा, 30 में से 5 घट जाएगा, 25 माइनस के 25 बचेंगे और माइनस के 25 इधर आके प्लस 25 हो जाएंगे और इसमें से जुड़ जाएंगे तो कितना होगा, 565 हो जाएगा। c बराबर 5 × 5, 5 × 5, 5 × 15 यानी कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा और यही आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1 से बड़ी एक ऐसी संख्या जिसे 4 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है
500 से छोटी वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इस स्थिति को संतुष्ट करती है। यानी हमें 500 से छोटी एक ऐसी संख्या प्राप्त करनी है जिसे 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर 3 शेषफल प्राप्त होता हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि हम 4, 5 और 6 से विभाजित होने वाली 500 से छोटी कौन सी संख्या है, जो 500 से छोटी हो लेकिन सबसे बड़ी हो। ठीक है, अब 4, 5 और 6 से कटने वाली कौन सी संख्या है, तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा। 60 4 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी, है ना। अब देखिए यहाँ पर 60 से भाग कर देंगे 500 को, और इससे छोटी संख्या चाहिए हमें जो 60 से विभाजित हो। 8 बार जाएगा, 6 8 48, 480। यानी जो सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है जो 60 से विभाजित हो रही है और 500 से कम है, वो कितनी है, 480 है। अगर 60 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है और इसमें 3 प्लस कर दें तो इस संख्या को 4, 5 और 6 या फिर 60 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, 483। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे। संतरे खरीदे 600 और केले खरीदे 400। 30% संतरे सड़े निकले। अगर 30% संतरे सड़े निकले तो अच्छे संतरे कितने परसेंट निकले होंगे, 70%। 70% इसका निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। और 400 में से 18% केले सड़े हुए निकले हैं, तो अच्छे केले कितने निकलेंगे, 82%। ठीक है, और 400 का 82% कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, यानी 328 हो जाएगा। अच्छे फलों का प्रतिशत ज्ञात करो। अच्छे फल कितने हैं, 420 और 328, इनको जोड़ लेते हैं तो 8, 4, 7 कितने हैं, 748 अच्छे फल हैं। और टोटल फल कितने हैं, 6 और 4 10, यानी 1000। 1000 में से 748 अच्छे फल हैं, तो इनका प्रतिशत क्या होगा, गुणे 100 कर देंगे। 0 0 कैंसिल, और यहाँ पर एक 0 बचा है, इधर दशमलव लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 74.8%। तो अच्छे फलों का प्रतिशत कितना है, 74.8%। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक विक्रेता ने 20 रुपए में 12 की दर से कैंडी खरीदी और 12 रुपए में 6 की दर से बेच दी। यहाँ पर कैंडी कितनी है, 6, तो यहाँ पर भी 6 बना लेते हैं। तो अगर 20 रुपए में 12 कैंडी खरीद रहा है कोई व्यक्ति, तो 10 रुपए में कितनी खरीदेगा, 6 कैंडी खरीदेगा। ठीक है, और ये क्या है, सीपी है, और एसपी कितना है, 12 रुपए में 6 कैंडी बेच रहा है। वही सामान वह 10 रुपए में खरीद रहा है और वही उतना ही सामान वह 12 में बेच रहा है, तो उसे कितना लाभ हो रहा है, 2 का लाभ हो रहा है। 10 में से कितने प्रतिशत हो जाएगा यहाँ, तो 20% लाभ उसे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। x और y एक साथ मिल करके एक काम को x + y कितने दिन में, 10 दिन में। y और z मिल करके 12, z और x मिल करके 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। x अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। एलसीएम ले लेते हैं, 60, 10 छाके 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। x और y की क्षमता 6 है, y और z की क्षमता 5 है, z और x की क्षमता 4 है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, x उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेते हैं और इनकी क्षमता देख लेते हैं कि इनकी क्षमता जो है वह कितनी है। ठीक है, तो इन सबको जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2x + y + z बराबर 6 5 11 और 11 4 15। x + y + z की क्षमता कितनी है, 7.5 है। 2 से काट देंगे इसे, कितना आ जाएगा, 7.5। x + y + z की क्षमता 7.5 है। x अकेला पूछा जा रहा है और y और z की क्षमता कितनी है, 5, तो इसमें से 5 घटा देंगे तो x की क्षमता निकल करके आ जाएगी कितनी, 2.5 आ जाएगी। अब x की क्षमता है 2.5, टोटल काम है 60। इस काम को पूरा करने में इसे कितने दिन लगेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, इधर 0 खिलाएंगे, 25 चौको 100 और 4 छिंग 24, कितने दिन लगेंगे, 24 दिन यहाँ पर लगने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति एक नौका को
धारा की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। धारा की चाल ज्ञात करो। यदि 9 की चाल x माने और धारा की चाल y माने तो अनुकूल चाल में क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और प्रतिकूल चाल में क्या होगा, ये दोनों घट जाएंगे और 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें धारा की चाल यानी y का मान निकालना है तो हम समीकरण को माइनस कर देंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस, ये कितना बचेगा, 2 बचेगा। y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना आएगा, 1, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इस धारा की चाल होगी। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि पहली संख्या का 60% 144 है तो दूसरी संख्या का 30% ज्ञात करो। यहाँ पर हम संख्या 3 और 4 के बजाय 30 और 40 ले सकते हैं। ठीक है, संख्या मान लेते हैं 30 है और 40 है, या फिर 30x और 40x है। ठीक है, चाहे 3x और 4x मान लेते हैं। यदि पहली संख्या का 60%, 3x का 60% कितना होगा, इसका 60% निकालेंगे कितना होगा, छतरी का 18, 18x कितना है, 144 है। ठीक है, 18x बराबर 144 है तो x बराबर क्या होगा, 9 दूनी 18, 9 एक कम 9, 9 छक्के 54 यानी 8 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 8, 18 8 144। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x बराबर 8 आया तो यहाँ पर ये संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मान रख देना है, 8 चौको 32 यानी संख्या 320 होगी। 30% इसका निकालना है, गुणे 30 बटे में 100 कितना आ जाएगा, 0 0, 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी 96 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक धातु के स्लैब को पिघलाकर घन के आकार में ढाला जाता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर घन की भुजा a है तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 6a²। ठीक है, क्योंकि एक घन में 6 तल होते हैं और प्रत्येक तल वर्गाकार होता है, वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, a², और 6 तल हैं, 6 के 6 वर्गाकार है तो 6a² इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। लेकिन घन की भुजा क्या होती है, a होती है, यानी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि एक घनाभ है जिसका आयतन कितना है, 16 गुणे 12 और गुणे में 9। ठीक है, यह एक घनाभ का आयतन है तो यह एक घन के आयतन के बराबर होगा। अगर इसी से ढाल करके बनाया जा रहा है, इसी से पिघलाया जा रहा है, घन का आयतन क्या होता है, a³ होता है। इन सब का गुणा करेंगे और a³, तो इनको इनके गुणनखंडों में लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की घात 2 गुणे 4 गुणित सभी अभाज्य गुणनखंडों में लिख लेते हैं ना। तो 2 दूनी 4, 3 12 गुणित 3 गुणित 3 3 9 कितना आ जाएगा, a³, और क्यूब वहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा। ठीक है, अब 3 3 के जोड़े बनाएंगे, 1 और 2, 2 जोड़े 2 2 के बने और 1 ये 3, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12। a की वैल्यू कितनी आ गई है, 12, और हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी क्या निकालना है, 6a², और ये क्या हो जाएगा, 6 गुणे 144, 6 चौको 24, और एक ही ऑप्शन है जहाँ पर इकाई का अंक 4 है, यही सही हो जाएगा। 6 चौको 24 और 6 चौको 24 2 26, 6 कम 6 2 8, 864 यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, a और b, a बटे b बराबर ये दिया गया है 7/5। ठीक है, 5a + 4b बटे 5a - 4b का मान कितना होगा। a का मान रख दीजिए, b का मान रख दीजिए, a की जगह पर a और b की जगह पर b। a रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 7, 7 पंचे 35 प्लस 4 पंचे 20, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 35 - 20। 35 + 20 करेंगे कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 35 - 20 करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और यहाँ पर 5 से काट देंगे तो 5 × 5, 5 × 5, 5 3 15, जो ऑप्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, 11/3 सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है 52 - 4 ऑफ, ये दिया गया है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, 52 माइनस, अब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्योंकि रूल क्या होता है, बोर्ड मास BODMAS, सबसे पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, फिर डिवीज़न करना है, यानी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, डिवाइड करना है और फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले 52
-4 ऑफ, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कितना आएगा 17 - 12 5, और 5 के साथ 4 का ऑफ लगा है, 4 का यहाँ पर 5, तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 और प्लस ये 4 सत्ते 28 हो जाएगा भागित। सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30 और 2 पंचे 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, इसे अब सॉल्व करते हैं तो 52 - 20 + 28, यहाँ पर 8 बचेगा, और 8 और प्लस 52 कितना हो जाएगा 60 बटे में 10, तो कितना आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पर 6 सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। एक दुकानदार तो 25% की छूट प्रदान कर रहा है। ठीक है, एक दुकानदार तो 25% की छूट प्रदान करता है सीधे सीधे। ठीक है, और दूसरा जो है वो 3 क्रमिक बट्टे देता है, यानी 3 क्रमिक छूटें देता है, 5%, 12% और 10% की। हमें बताना है कि इनके बीच की छूटों का अंतर कितना है, यहाँ पर अंतर कितना आएगा। तो छूटों का अंतर निकाल लेते हैं और इसके लिए फार्मूले का यूज करेंगे x + y + xy बटे में 100 का। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर छूट है तो x और y क्या होंगे, माइनस के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को लेते हैं 12 और 5 को, तो 12 × 5 = 17, और इसमें से कम कितना हो जाएगा 0.6, 12 पंचे 60, यानी 0.6 इसमें से माइनस हो जाएगा 0.6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर जो छूट आएगी, यानी यहाँ पर तो माइनस का 17 आएगा, यहाँ पर प्लस का 0.6 आएगा, लेकिन रहेगा घटाना ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो छूट आएगी वो कितनी आ जाएगी 16.4। माइनस का आएगा, माइनस का मतलब क्या होगा, छूट होगा, तो बस हम इसे समझ लेते हैं कि 16.4 की छूट आएगी। और अब ये 10% की छूट देनी है और 16.4% की छूट देनी है, तो इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, कितना आएगा 16 × 10 = 26, 26.4 यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, और प्लस का जब इनका गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 1 दशमलव, और गुणा करा कर 100 से भाग करेंगे 1.64 आ जाएगा। इसे अब माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 6 आएगा, और 13 में से 6 जाएंगे तो 7.5 में से 1 गया तो 4 और 2, 24.76% की छूट। यह जो क्रमिक छूट है यह इसके 24.76% के समतुल्य है। तो 25 में से घटा देंगे 24.76 को, कितना बच जाएगा यहाँ पर 24.0, यहाँ पर कितना बचेगा 0.24%, और यही क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित साधारण ब्याज से किसी धनराशि पर 3 वर्षों बाद प्राप्त मिश्र धन 37,200 है, 5 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन 42,000 है। उसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 8 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना है। साधारण ब्याज हमें बताना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे राशि क्या होगी। यह 3 वर्षों के बाद है, यह 5 वर्षों के बाद, तो 2 वर्षों में जो बढ़ा होगा वह ब्याज ही तो बढ़ा होगा। तो 2 वर्षों का ब्याज क्या होगा, 42,000 में से 37,200 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 800 और 4 कितना आ जाएगा 4800 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर 1 वर्ष का निकालें तो 1 वर्ष का कितना निकलेगा 2400, लेकिन हमें 3 वर्षों का ब्याज निकाल करके इस मिश्र धन में घटा देना है, तो 3 वर्षों का कितना निकलेगा 7200 निकल करके आ जाएगा। अगर हम इस मिश्र धन में से 3 वर्षों का ब्याज घटा देते हैं तो जो हमारा मूल धन है वो निकल करके आ जाएगा, और मूल धन क्या होगा 37,200 माइनस 7200 कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। मूलधन 30,000 है, ब्याज 6% की दर से 8 वर्षों में निकालना है, तो 8 × 48 यानी 30,000 का 48% हमें निकाल लेना है। बस यही हमारा आंसर होगा। 3 × 8 = 24, 3 × 12 = 14 और यहाँ पर 00 14,400 यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है 12,100 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि जब इन्हें क्रमशः 3 और 4 वर्ष के लिए 6% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो बराबर मिश्रधन प्राप्त होता है। इनके हम मान लेते हैं कि 2 पार्ट हैं, एक है x और दूसरा पार्ट है y। ठीक है, एक पार्ट है x और दूसरा पार्ट है y। अगर x को हम 3 वर्ष के लिए 6% की दर से ब्याज मिलेगा, साधारण ब्याज है हर साल बराबर मिलेगा, तो छत्री का 18% का ब्याज मिलेगा, तो इसका मिश्रधन कितना हो जाएगा 118% हो जाएगा। और यह बराबर है किसके y के
4 वर्षों के लिए 6 चौको 24 यानी 124% के बराबर है। ठीक है, और परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो परसेंट से ये परसेंट कैंसिल हो जाएगा और x बटे वाई बराबर कितना आ जाएगा, वाई को इधर 124/118, इन्हें अगर सॉल्व कर ले तो 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 सत्ते सॉरी ये 4 से कटेगा नहीं ना, तो इसे 2 से विभाजित कर लेते हैं। 2 छाके 12, 2 दूनी 4, 62 आ जाएगा और 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 ने 18, 62/59 है। ठीक है, x की वैल्यू अगर 62 है तो y की वैल्यू कितनी होगी 59। अगर इन्हें जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 121 आएगा, और 121 यूनिट बराबर 121 00 के है, तो 1 यूनिट बराबर किसके होगा 100 के बराबर होगा। दोनों भागों के बीच का अंतर का 75% पूछ रहा है, तो इनके बीच का अंतर कितना होगा 62 और 59 के बीच का अंतर कितना होगा 3 यूनिट होगा, और 3 यूनिट बराबर कितना है 300 होगा, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 100, तो 3 यूनिट बराबर 300। लेकिन इसका पूछा जा रहा है 75%, तो 300 का 75/100 कर देंगे, 25 तियाँ 75 और 25 चौको 100, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 75, और यहाँ पर कितना है 3 है, इससे गुणा कर देंगे तो 3 पच्छी 15 और 3 सत्ते 21, 1 22, कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। ठीक है, तो यह थे इस शिफ्ट के क्वेश्चन, और इन्हें आपने देखा कि किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, और इसी के साथ आप लोगों को कल मिलेंगे अगली शिफ्ट के साथ। और आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों अगर आप मैथ्स में कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें मैं SD यादव बुक का सॉल्यूशन टाइप वाइज करा रहा हूं। यह क्लास आपको डेली सुबह 10 बजे मिलती है, तो डेली सुबह 10 बजे अपनी मैथ्स को स्ट्रांग बनाने के लिए आप 20 से 25 मिनट निकाल सकते हैं। यह जो टाइप वाइज क्लास है, इसमें जब मैं उदाहरण सॉल्व करवा रहा हूँ या उदाहरण सॉल्व करवाता हूँ, तो उसमें एक एक टाइप को लेता हूँ, अलग अलग टाइप एक एक वीडियो में होता है, और उसमें बहुत डिटेल में बात करते हैं हर एक टाइप के बारे में। ठीक है, डिटेल में उसे सॉल्व करते हैं और आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से किसी प्रश्न के पीछे क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। 20 से 25 मिनट की या 15-20 मिनट की या 10 मिनट की जितने प्रश्न होते हैं एक टाइप में, उसी हिसाब से यह क्लास बनती है। इसके बाद जब एक्सरसाइज में आते हैं तब मैं 1 घंटे की लगभग क्लास रिकॉर्ड करता हूं, और 1 घंटे में कम से कम 60 से 70 प्रश्न आपको कराने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो ठीक है, फिर इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिए अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है। बाकी SSC GD की तैयारी करते रहिए, और SSC GD के लिए आपको यह प्रीवियस ईयर जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।